हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो भाई इस डायग्राम को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा डायग्राम है ना। यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है और यहाँ पर एक मास है। अब भाई देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है। भाई हाइड्रोजन के पास अपने को पता है एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ होता नहीं है, तो प्रोटॉन का मास को मैं m मान लेता हूँ। तो दोनों हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो mm हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो भाई उसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ो। तो इसका मास कितना हो गया 16m, यानी कि हाइड्रोजन की अपेक्षा 16 गुना ज़्यादा मास है किसके पास, ऑक्सीजन के पास। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि भाई मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा। तो प्रश्न में पूछा है कि ऑक्सीजन से लेकर इस सेंटर ऑफ मास की दूरी यानी कि ये वाली दूरी कितनी है, ये सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा समझो कि ऐसा एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। तो इन दोनों पहले पहले ना इन दोनों को देखो, इन दोनों को मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वो यहाँ पर रखे हुए हैं। भाई हम लोग क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ग्रुपिंग्स कर लेते हैं, है ना। तो मैं पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास पहले मैं फाइंड कर लिया, वो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ दोनों के बीच में। अब जैसे ही मैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास को बीच में यहाँ पर बना दिया, अब इस बीच वाले पार्टिकल का मास मैं 2m मान सकता हूँ और इसको पिक्चर से डिलीट कर सकता हूँ मैं। अब मेरे पास बचा सिंपल एक 2 पार्टिकल सिस्टम जिसमें एक मास है 2m और दूसरा मास है 16m। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस को मैं फ़िलहाल के लिए l मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ y एक्सिस। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ x एक्सिस। ठीक है, तो भैया ये वाला पार्ट कहाँ पर है, ये वाला मास कहाँ पर है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला मास कितनी दूरी पे रखा हुआ है, l दूरी पे रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आएगा वो तो 0 ही आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर रखा हुआ है। y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 विच इज़ 2m, और उसका y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, प्लस m2 जो कि 16m है, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा l। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, l है, डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 18m। तो भैया ये m मतलब ये तो छोड़ो, ये तो इंटू 0 हो गया, है ना। क्या बचा अपने पास 16m l बाय 18m, m से m गया, 16 बाय 18 कितना हो गया 8 और 9। तो इनका आंसर क्या है 9l बाय 8 9 बाय l, अरे यार सॉरी 8l बाय 9। लेकिन अब ध्यान दो, l मेरे को नहीं पता, वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अपने को क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में तो अपने को ये वाली डिस्टेंस पूछा हुआ है ना, ये वाली। और अगर मैं इसको ओरिजिन मान के y कोऑर्डिनेट निकाला तो ऑब्वियसली मैंने ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट की, ये वाली। तो मेरे को अगर ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जो कि क्वेश्चन में पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस l माइनस ये वाली दूरी। ठीक है, और ये वाली दूरी कितनी है 8l बाय 9। तो 8l बाय 9 कर दो, l माइनस 8l बाय 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, l बाय 9 आ जाएगा। ठीक, तो l बाय 9 अपना आंसर है, पर l क्या है, तो भैया देखो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डिस्टेंस अपने को दे रखी है 0.96 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो अब मैं यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हूँ ना, तो ये डिस्टेंस अगर अपने को पता है और ये एंगल भी पता है, ये वाला जो एंगल है ना वो पता है अपने को कितना है, वो एंगल 104 का आधा यानी कि 52 डिग्री, 52 डिग्री। तो ये डिस्टेंस अगर इतनी है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी कितना, दिस इंटू कॉस ऑफ 52। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल लेंथ l है ना, l इज नथिंग बट 0.96 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कॉस ऑफ 52। ठीक है, तो जो अपना आंसर है जो कि l बाय 9 है, वो क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 0.96 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कॉस 52
डिवाइडेड बाय 9। अब ऑब्वियसली भैया cos 52 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो ऑब्वियसली उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। और वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को फालतू की कैलकुलेशन से तनाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अपन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में किए गिवन होते हैं तो फिर ये ऐसे उटपटांग टाइप की कैलकुलेशन नहीं आती। जैसे cos 52 कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना, cos 30 पूछ देगा, cos 60 पूछ देगा, cos 45 पूछ देगा। इस टाइप की वैल्यूज होती है जो कि कैलकुलेबल होती हैं, जिसकी वैल्यूज हमें पता होती है। एग्जामिनर आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप cos 52 की वैल्यू याद रखो, पॉसिबल भी नहीं है भैया। कुछ भी एंगल हो सकता है 1 से लेकर 90 के बीच में, कितना याद करोगे, है ना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यूज़ कैलकुलेटर एंड सॉल्व दिस कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। जबरन इसको एक खतरनाक सा डायग्राम देके खतरनाक बनाने की कोशिश किया है, पर डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।